हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं असेंबलर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज की मदद से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी मशीन लैंग्वेज वो सारी चीजें हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर के अंदर असेंबलर मतलब उसके अंदर जो भी हमारा कोड रहता है वो कोड किस तरीके से बनता है। ठीक है, और उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है, तो वो कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो उसके यहाँ पे असेंबलर वन टाइप ऑफ, जैसे कंपाइलर आता है वैसे ही असेंबलर आता है। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली प्रोसेसर के पास भेजते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि असेंबलर क्या होता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि असेंबली लैंग्वेज जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था वही चीज यहाँ पे से रिपीट और उसके बेस पे हम असेंबलर देखने वाले हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बोला था कि असेंबली लैंग्वेज होती है वो एक वन टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर आपका जो भी डेटा रहता है, मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को या प्रोसेसर को देते हैं, तो वो अलग अलग पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से कोड है वो जो कोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज के मुताबिक कन्वर्ट कर देता है। तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है कि असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड। मतलब जिस तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो उसको समझने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया गया। इन कंप्यूटर देयर इज अ assembler that helps in converting the assembly code into machine code executable। मतलब जो भी आप असेंबलर को डेटा देते हो, ठीक है, तो वो जो भी आप कोड लिखते हो तो असेंबलर की मदद से वो मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से प्रोसेस को, जो प्रोसेसर रहता है उसे आसानी रहती है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वन टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, तो वही असेंबलर। ठीक है, तो असेंबली वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसकी मदद से प्रोसेसर को जो भी कोड उसको मिला है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिली वो प्रोसेस करने में आसानी रहती है। फिर एक असेंबली लैंग्वेज इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है, ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू जो भी डिजाइन किया गया वो अंडरस्टैंड करता है एंड प्रोवाइड इट टू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको वो प्रोवाइड करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मतलब जो भी डेटा है वो फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा। मतलब अभी सारा डेटा है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी प्रोसेसर के पास पहुंचने में अभी टाइम है। ठीक है, तो प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले बहुत सारा कैलकुलेशन या वो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। मतलब शॉर्ट कोड के अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड कर सकता है उस हिसाब से उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है। इट मेनली डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर। अगर आपके पास फोन है तो उसके हिसाब से प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले बहुत सारे वहाँ पे कैलकुलेशन उससे पहले हो जाता है, उसके हिसाब से होगी जो भी आपके पास डिवाइस रहेगा उसके मुताबिक। वेदर इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर, जिस तरीके का कि किसी भी तरीके की आपके पास वॉइस रहेगी या सिस्टम रहेगा तो उसके मुताबिक वो सारा कुछ कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर एक कि असेंबलर के बारे में ही अभी थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज मेनली कंसिस्ट ऑफ mnemonic processor instruction are data and other statement और instruction। देखो, असेंबली लैंग्वेज किसकी मदद से बना रहता है, तो उसके पास मेमोनिक कोड रहता है। मेमोनिक कोड मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अलग अलग कोड के अंदर कन्वर्ट करता है शॉर्ट कोड। जैसे मैंने अभी बताया कि पैकेज के अंदर छोटा छोटा पैकेज होता है बाइट के फॉर्मेट के अंदर, तो उसको अंदर वो कन्वर्ट करता है। मेमोनिक कोड प्रोसेसर की मदद से जो भी इंस्ट्रक्शन मिली वो छोटे छोटे कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा या फिर डेटा के अंदर, मतलब एक वेरिएबल या मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेगा। एंड अदर स्टेटमेंट मतलब जो भी अदर स्टेटमेंट है उसको एज इट, मतलब ऑपकोड और ऑपरेंड, इस तरीके से सारा कुछ वो कन्वर्ट कर देगा ताकि जो भी प्रोसेसर को डेटा मिलेगा वो एकदम प्योर मिलेगा। मतलब उसके ऊपर उसको वर्क करना रहेगा तो किस तरीके का उसको कैलकुलेशन करना है वो उसको एरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट के थ्रू वो कैलकुलेट करता है। तो फिर उसके बाद है कि इट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंपाइलिंग द हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड लाइक सी प्लस प्लस। जिस तरीके से असेंबलर लैंग्वेज वर्क करता है इसके अंदर जैसे मेमोरी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन डेटा स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें अलग अलग कर देता है, वैसे ही
कंपाइलर के अंदर भी, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी सेम ही रहना, मतलब प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल, ऑपकोड, इंस्ट्रक्शन, कीवर्ड्स, डेलिमिटर्स, तो सारी चीजों को क्या करता है कि पहले अलग से ही कन्वर्ट करके रख देता है प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले। तो कन्वर्ट सारा कंपाइलर का सारा काम रहता है कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो कंपाइलर के थ्रू मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि प्रोसेसर को उसको रीड करने या एग्जीक्यूट करने में आसानी रहती, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज हेल्प्स इन फाइनाइट ट्यूनिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब किसी भी तरीके के प्रोग्राम के साथ असेंबली लैंग्वेज वो अच्छे से वर्कआउट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा असेंबलर, ठीक है। फिर दिया गया है कि असेंबलर किस तरीके से वर्कआउट करे, तो ऊपर हमने क्या देखा कि दोनों के अंदर हमने देखा कि असेंबलर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि असेंबलर किस तरीके से सिस्टम के अंदर वर्क करता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद पास 1, फिर यहाँ पे IR लिखा है मतलब इंस्ट्रक्शन, पास 2, उसके बाद लिखा है टारगेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पास 1 और पास 2 है, वन टाइप ऑफ क्या कहता है कि अगर उसके पास फर्स्ट टाइप, हम समथिंग एक लेवल समझते हैं, समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई डेटा भेजा है तो क्या करेगा कि पहला डेटा के अंदर जानेगा कि कौन कौन सी चीजें, कितना डेटा मेरे पास आ रहा है। अगर मैंने 2 वेरिएबल बनाए तो मुझे 2 वेरिएबल अलग अलग तरीके से मिलने चाहिए, दोनों मेमोरी को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी का डेटा है वो हमारा लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। तो लॉजिकल पार्ट क्या करता है एग्जैक्टली, तो उसके लिए उन लोगों ने पास 2 रखा, मतलब पहले पास के अंदर वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन सा डेटा वहां पे पड़ा हुआ है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, कैसे अलग करना है सारी चीजों को पैकेट के फॉर्म में, तो वो सारी, वो जो भी पास 2 है उसके अंदर सारा डेटा कंबाइन करता है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो प्रोसेसर को टारगेट प्रोग्राम के फॉर्मेट में भेज देगा, और जो भी डेटा पास 1 पास 2 के अंदर होगा वो सारा कुछ एक सिंबॉलिक टेबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। उसे पता चलेगा कि इस सिंबल के अंदर ये डेटा पड़ा है, इस सिंबल के अंदर ये डेटा है, मतलब उसे ऑपकोड या ऑपरेंड भी बोला जाता है, ऑपकोड और ऑपरेंड, ठीक है। शायद आपके सामने कभी ये वर्ड आया होगा तो, ठीक है। तो ये पास 1 इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, पास 2 के अंदर जाएगा और वापस ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे होती रहेगी जब तक उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर सारा डेटा नहीं मिल जाता, तब तक वो आगे डेटा को प्रोसेस करने के लिए नहीं भेजता। तो इस तरीके से सारा कुछ असेंबलर वर्कआउट करता है, ठीक है। तो उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे पास 1 पास 2, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि सिंगल पास असेंबलर और मल्टी पास असेंबलर, तो दोनों चीजें क्या होती है, तो यहाँ पे पास 1 पास 2, तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो सिंगल पास असेंबलर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है वो बताया गया है, और मल्टी पास मतलब पास 2 के अंदर भी वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सिंगल पास असेंबलर के अंदर देखो तो सिंगल असेंबलर पास इज referred to as a complete scan of source program, मतलब एक ही बार में ही सारा जितना भी प्रोग्राम है उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन दी गई वो सारा कुछ एक साथ पढ़ लेगा असेंबलर, ठीक है, और असेंबलर के पास सारा डेटा भेज देगा। और इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसलेशन बाय द statement on a basis of statement called is a single pass assembler or one pass translation, ठीक है। जो भी डेटा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको वो ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट के थ्रू, बेसिस ऑन द स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे बोला जाता है सिंगल पास असेंबलर या फिर वन पास ट्रांसलेशन। तो वन पास ट्रांसलेशन मतलब हो जाता है कि सिंगल पास असेंबलर, तो इसको इस तरीके से भी दूसरे नाम से भी यहाँ पे कॉल किया जाता है, ठीक है, उसको हम जान सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके हो गए यहाँ पे सिंगल पास असेंबलर को जानने के। फिर उसके बाद है कि तो सिंगल पास के अंदर एक ही साथ सारा डेटा रीड कर है, बस इतना इतना कॉन्सेप्ट है। फिर उसके अंदर क्या दिया गया कि इट आइसोलेट द लेबल, मतलब वो लेबल को पहचाने का भी कहाँ पे मुझे रखना है, मेमोनिक कोड को जाने का भी कहाँ पे रखना है, मतलब उसको कोड को कहाँ पे रखना है। फिर ऑपरेंड फील्ड, मतलब जो भी डेटा है वो सिस्टम के अंदर मुझे कहाँ पे रखना है, तो वो सारी चीजें पहले वो क्या करता है कि आइसोलेट मतलब चेक करता है पास 1 के अंदर। इट वैलिडेट द कोड इंस्ट्रक्शन बाय लुकिंग देम अप इन अ मेमोनिक कोड टेबल, मतलब जिस तरीके से सारा डेटा अगर सही तरीके से दिया गया है तो किसी भी तरीके की वहां पर वो एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। वैलिडेट मतलब वो एरर जनरेट करता है या फिर आपको वार्निंग देता है। अगर किसी भी तरीके की वहां पे कोई एरर नहीं है तो क्या करेगा कि वो जो भी डेटा उसको मिला है उसको एक सिंबल फॉर्मेट में स्टोर करके एक टेबल में रख देगा,
ताकि जब भी प्रोसेस के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा कि इस टेबल में से मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड ये उठाना है और उसके बाद ये, तो इन दोनों के साथ क्या प्रोसेस करनी है वो आगे उसको प्रोसेस के दरमियान दी जाती है। ठीक है भाई, कौन सा डेटा आपको कैलकुलेशन करवाना है, वो सारी चीज। फिर है कि इट एंटर्स द symbol found in a label field and addresses the next एड्रेस द टेक्स्ट अवेलेबल मशीन वर्ड इनटू द सिंबल टेबल, मतलब जो भी डेटा उसको टेबल के अंदर फाइंड होता है वो लेबल के फॉर्मेट में या फिर एड्रेस एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है। वन टाइप ऑफ वर्ड के फॉर्मेट में वो रहता है, या सिंगल वर्ड ही होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड वहां पे यूज नहीं होते। ठीक है, तो सारा कुछ अलग अलग कोड के अंदर वो लेबल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस पास इज फास्ट एंड इफेक्टिव, जो सिंगल पास असेंबलर है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड फास्ट है। एंड नो नीड टू कंस्ट्रक्ट द इंटरमीडिएट कोड, मतलब बीच में उसको किसी भी तरीके का कोई कार्ड कोड बनाने की या जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं हो, तो एक ही बार में सारा कुछ रीड कर लेगा, उसका आउटपुट हमें एक ही साथ दे देता है। फिर एक ही मल्टी पास असेंबलर, इन दिस an assembler goes through assembly language several times and generate the object code, मतलब कभी भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के पास दिए, फर्स्ट पास के अंदर मुझे इस तरीके का वर्कआउट करना है, फिर जो भी डेटा उसके पास कैलकुलेट हुआ है वो सेकंड पास के अंदर पास करेगा और वहां पे वो फर्दर प्रोसेस चालू करेगा। और लास्ट में जब पहुंचेगा तो वो एक एग्जीक्यूट कोड जनरेट करता है जिसकी मदद से वो फाइल को आप रन कर सकते हो, मतलब उसको आप आउटपुट के फॉर्मेट में देख सकते हो। इन दिस लास्ट पास इज कॉल्ड सिंथेसिस पास, मतलब सिंथेसिस पास मतलब वन टाइप ऑफ एक फाइनाइट ऑटोमेटा आता है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर साइकिल स्ट्रक्चर दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, वो इनफाइनाइट लूप या किसी भी तरीके की प्रोसेस हो रही है, तो उसको वो एक सिंबॉलिक या मेमोनिक कोड के अंदर कन्वर्ट करके रख देगा, उसे यहाँ पे सिंथेसिस पास भी बोलते हैं। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है इंस्ट्रक्शन है उसको एक कोड के अंदर टेबल के अंदर रखते हैं। And these assembler require any form of an intermediate code to generate each pass every time, मतलब जिस तरीके से वो हर एक पास के पास से चला जाता है तो उसको बीच में इंटरमीडिएट कोड को स्टोर करने के लिए एक पास हर एक टाइम पे एक पास करना पड़ता है, मतलब असेंबलर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर वो टेम्पररी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन द सिंगल पास, मतलब सिंगल पास के कंपेयर करें तो ये मल्टी पास है वो थोड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि बीच बीच में उसके पास मल्टी पास असेंबलर है, तो जो भी प्रोसेस है वो एक प्रोसेस के थ्रू दूसरे प्रोसेस के पास होती रहती है। ठीक है, तो ये मल्टी पास असेंबलर सिंगल पास के थ्रू आता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, बट सम एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म मोर देन वंस मींस डुप्लीकेट। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल पास के अंदर डुप्लीकेट आप वेरिएबल बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, वहां पे वो कोई वैलिडेशन नहीं रखता। पर यहाँ पे वो क्या करता है कि अगर एक पास के अंदर डेटा है तो डुप्लीकेट डेटा बाद में नेक्स्ट पास के अंदर निकल जाता है। इस तरीके से सारा कुछ मैनेज किया जाता है मल्टी पास असेंबलर के अंदर। ठीक है, तो अब उसका कोड भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि थोड़ा कोड भी समझ लो कि एक्चुअली उसके अंदर एक क्या होता है, कोड किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने आपको उपयोग बताया तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो भी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है सारा डेटा एक टेबल के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक लेबल, ऑपकोड और ऑपरेंड, इस तरीके से तीनों पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में यहाँ पे एम नाम का आपके पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट, तो सारे बीच में आपने एक वेरिएबल दिया, फिर रजिस्टर दिया है, मतलब दो वेरिएबल के थ्रू क्या होगा कि एम के अंदर जो डेटा पड़ा है और आर वन के अंदर जो डेटा पड़ा है उन दोनों का यहाँ पे ऐड होकर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा पड़ा हो, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, तो ये एक सिंगल लाइन असेंबली लैंग्वेज का कोड है। फिर यहाँ पे दिया गया कि वेर एम इज अ लेबल एंड एड इज अ सिंबॉलिक ऑपकोड, तो ये आपका ऑपकोड, मतलब जो भी ऑपरेशन आप करवा रहे हो उसी ऑपकोड बोला जाता है। फिर R1 सिंबॉलिक रजिस्टर ऑपरेंड, मतलब उसके अंदर 3 वेरिएबल पड़े हुए, मतलब 3 नंबर का डेटा वहां पे पड़ा है, तो उसे यहाँ पे लिटरल बोला जाता है, लिटरल मतलब सिंगल वेरिएबल। ठीक है, फिर असेंबली प्रोग्राम इस तरीके से पूरा लिखने के लिए इस तरीके से उसे डिफाइन किया जाता है कि लेबल, ऑपकोड और ऑपरेंड। तो पहले क्या दिया है कि जॉन स्टार्ट 200, मतलब उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। फिर मूवर, उसने क्या किया कि R1 के अंदर 3 को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये 200 में लाएंगे। फिर मूव एम, तो एक्स के अंदर जो डेटा पड़ा था वो कहाँ पे चला गया, R1 के अंदर। ठीक है,
फिर उसने क्या किया, मतलब मूव एम मतलब R1 के अंदर जो डेटा पड़ा था वो X के अंदर मतलब उसके अंदर उल्टा हो रहा है। फिर है कि L1 लेबल के अंदर मूव R मतलब R2 को 2 नंबर की वैल्यू पास हुई। फिर L2 RG मतलब लेफ्ट टू राइट रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर हुआ। उसके बाद DS1 और यहाँ पे उसने कर दिया एंड। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करवाई। देखो तो यहाँ पे मुझे मैं क्या करवा सकता हूँ यहाँ पे कि X DS1, ठीक है। तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या थी, मेरे पास 3 थी, ठीक है। फिर DS मतलब डिलीट और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ होता है DS का मतलब, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। इसको असेंबली लैंग्वेज एक पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे डेटा स्पेस, ओके, यहाँ पे दिखा हुआ है साइड में आपको पूरा कुछ जनरेट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से समझ जाते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारे पास जॉन स्टार्ट 200, तो यहाँ पे दिखा है दिस इंस्ट्रक्शन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम लोकेशन 200, मतलब 200वीं लाइन में से वो डेटा रीड करना चालू करें। लेबल विद स्टार्ट, उसका लेबल है स्टार्ट। प्रोवाइड अ नेम फॉर अ प्रोग्राम, जॉन इज नेम फॉर अ प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम का नाम जॉन है। फिर है कि मूव आर R1 3, तो यहाँ पे लगे इट मूव्स द कंटेंट ऑफ लिटरल 3 इनटू रजिस्टर ऑपरेंड R1, मतलब R1 के अंदर उसने डेटा को ट्रांसफर किया। फिर है कि मूव इट मूव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर इनटू मेमोरी ऑपरेंड X, मतलब X नाम के अंदर डेटा, मतलब R के अंदर जो 3 स्टोर हुआ था वो X के अंदर उसने स्टोर कर दिया। फिर मूव R इट अगेन moves the content of literal 2 into register operand R2 and label is specified as L1, ठीक है। तो L1 के अंदर उसने डेटा को स्टार R2 के अंदर डेटा को पास कर दिया और उसका लेबल का नाम था L1। फिर L2 RG, ठीक है। फिर assign the address to literal current LC value लोकेशन, इसके अंदर जो लोकेशन पे वैल्यू पड़ी होगी वो क्या करेगा कि लेफ्ट टू राइट में से डेटा उठाएगा। फिर डेटा स्पेस इट असाइन द डेटा स्पेस ऑफ 1 टू सिंबल X, X को क्या करेगा कि 1 पास करेगा। इट फिनिश द प्रोग्राम एज, मतलब इसके अंदर इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे पास आप बना सकते हो। मतलब इस प्रोग्राम का कुछ मीनिंग नहीं है, आपने सिर्फ उस एक में वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करवाया, इस तरीके से सारा कुछ आप पास कर सकते हो। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी रहती है, ठीक है। तो फिर उसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज यहाँ पे बताया गया कि इट अलाउज कॉम्प्लेक्स जॉब टू रन इन अ सिंपल वे, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी हम लिखते हैं उसको क्या कर देता है, एक शॉर्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिंपल कर देता है। इट इज मोर मेमोरी इफिशिएंट एज इट रिक्वायर लेस मेमोरी। अगर इंस्ट्रक्शन के पास हम जो प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज या किसी अदर प्रोग्राम, तो वहाँ पे मेमोरी ज्यादा यूज होती है और यहाँ पे बहुत ही कम मेमोरी के अंदर काम उसका चल जाता है। इट इज फास्टर इन स्पीड एज इट एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस, तो यहाँ पे कम कोड होने की वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाता है। इट इज मेनली हार्डवेयर ओरिएंटेड, ये सिर्फ हार्डवेयर के रिलेटेड ही वर्क करता है, ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो। इट रिक्वायर लेस इंस्ट्रक्शन टू गेट द रिजल्ट, मतलब हमें कम लिखना पड़ता है रिजल्ट पाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल जॉब, ये कब यूज होता है, तो भाई जॉब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उस टाइम पे ये आप यूज कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर आपको उसकी लोकेशन ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा डेटा मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। इट इज लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि एकदम लो लेवल हार्डवेयर के अंदर आपको कोडिंग करनी है, सिस्टम डालनी है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इफोर्ट टू राइट द कोड फॉर सेम, मतलब एक ही तरीके का डेटा आपको लिखना है तो उसके लिए आपको अच्छे से उसके जितने भी कोड है, मेमोनिक कोड है, ऑपरेंड कोड है, वो सारे कुछ आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे कि किस तरीके के डेटा कहाँ पे मुझे रखने हैं। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना ज्यादा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेंड और ऑपरेबल होते वो ज्यादा समझने के लिए आपको अच्छे से उसको सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम कौन से डेटा को यूज कब कर सकते हैं। द सिंटैक्स इज रिमेंबर टू डिफिकल्ट, मतलब उसकी जो सिंटैक्स वो भी थोड़ी टफ हो जाती है। इट इज अ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब अलग अलग आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरे सिस्टम के अंदर मुझे ये प्रोग्राम ले जाना है तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर सिस्टम का अलग होता है। इट नीड्स मोर साइज
और मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टू रन लॉन्ग प्रोग्राम राइटिंग असेंबली, मतलब बहुत बड़े प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ हमारे असेंबलर था कि भाई किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है, प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।